Triacylglycerol molecules, particularly those containing fatty acids of short or medium chain length, fewer than 12 carbons, such as found in milk fat, are the primary target of this enzyme. तो वो जो वो वाले ट्राइसाइलग्लिसराइड्स जिनके अंदर जो फैटी एसिड मौजूद हैं, जिनका साइज़ छोटा होता है, हमने पढ़ा ना 24 तक कार्बन एटम्स हो सकते हैं फैटी एसिड्स में, लेकिन वो वाले ट्राइसाइलग्लिसरॉल्स ग्लिसराइड्स जिसके अंदर फैटी एसिड्स का साइज़ छोटा होता है, उनके ऊपर आपका लिंगुअल लाइपेज एक्ट करता है. These same triacylglycerides are also degraded by a separate gastric lipase secreted by the gastric mucosa. Both enzymes have pH optimums of pH 4 to pH 6. तो आपके स्टमक के अंदर दो एंजाइम्स हैं जो कि आपके फैट्स पे एक्ट करते हैं, मतलब ग्लिसराइड्स पे एक्ट करते हैं. एक है लिंगुअल लाइपेज जिसका ओरिजिन बेसिकली आपके बैक ऑफ द टंग पे है, और एक आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा बनाता है जिसको गैस्ट्रिक लाइपेज करते हैं. और ये एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच जिस पे ये फंक्शन करते हैं वो पीएच 4 to 6 है. Lipid digestion in neonates. In neonates, milk fat is the primary source of calories. Digestive enzymes in individuals with pancreatic insufficiency, such as those with cystic fibrosis. तो जिन लोगों के अंदर पैनक्रियाटिक इनसफिशेंसी होती है उनके अंदर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि जो मेन एंजाइम जिसने आपके लिपिड्स की डाइजेशन करवानी है वो आपके पैनक्रियाटिक लाइपेजेस होते हैं. ट्राइसाइलग्लिसराइड की डिग्रेडेशन कैसे होती है? ऑब्वियसली जिस चीज़ से आपका ट्राइसाइलग्लिसराइड बना होता है वो उन्हीं चीज़ों में डिग्रेड होगा. तो आपका ट्राइसाइलग्लिसराइड किस चीज़ से बना होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से. तो जब फैट के ऊपर आपके ट्राइग्लिसराइड डाइजेस्टिंग एंजाइम एक्ट करेंगे, सच एज लिंगुअल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, तो वो ब्रेक डाउन होंगे इनटू द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल विच आर द फैटी एसिड्स एंड द ग्लिसरॉल. अब मेन चीज़ आती है इमल्सिफिकेशन ऑफ डाइटरी लिपिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. वेरी इंपॉर्टेंट. द क्रिटिकल प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ डाइटरी लिपिड्स अकर्स इन द डिओडेनम. तो इमल्सिफिकेशन क्या चीज़ होती है? इमल्सिफिकेशन increases the surface area of the hydrophobic lipid droplets so that the digestive enzymes which work at the interface of the droplet and the surrounding aqueous solution can effectively act. तो बेसिकली एमल्सिफिकेशन का मकसद ये होता है कि जो आपके लिपिड्स आपने खाए हैं उनको अलग-अलग करना एक दूसरे से, ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़े और उनके ऊपर एंजाइम एक्ट करें. फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लंप खाया फैट का या कुछ भी खाया और वो एक ही फॉर्म में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए, तो उनके ऊपर फैटी एंजाइम्स जिन्होंने फ़ैट को डिग्रेड करना है वो उतने अच्छे तौर पे एक्ट नहीं कर पाएंगे, उनका सरफेस एरिया कम होगा. लेकिन अगर इसी फैट की इमल्सिफिकेशन हो जाए, ट्राइसाइलग्लिसराइड के मॉलिक्यूल्स आपस में अलग-अलग हो जाएं और फिर उनके ऊपर आपके जो उनसे हैं एंजाइम्स एक्ट करें, तो फिर वो क्या होगा, ज़्यादा बेहतर तौर पे वो उन पे एक्ट कर पाएंगे, बिकॉज आपका इंटरफेस बिटवीन एन एंजाइम एंड द मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा. इसकी वही एग्जांपल, अगर एक ग्रुप में लोग आपस में जुड़ के बैठे हुए हैं, तो एक बंदा अगर आया है और उसने मैसेज पहुंचाना है और उस ग्रुप के लोगों को, और आपस में लोग एक सर्कल के अंदर जुड़ के बैठे हैं, तो वो अपना मैसेज हर एक बंदे तक नहीं पहुंचा पाएगा. लेकिन अगर वही लोग थोड़े थोड़े अलहदा बैठे हुए हैं, तो वही एक बंदा एक बंदे तक एक ही मैसेज को पहुंचाता रहेगा. ठीक है, उसके लिए आसान होगा एक बंदे तक मैसेज पहुंचाना, फिर दूसरे तक, फिर तीसरे तक. तो अलहदा करना मॉलिक्यूल्स को एमल्सिफिकेशन के टर्मिनोलॉजी में आता है. तो एमल्सिफिकेशन होती कैसे है? दो मैकेनिज्म होते हैं, बाय द डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइल सॉल्ट्स and by mechanical mixing due to peristalsis. Peristalsis is the movement of the small intestines or intestines in general. तो emulsification by bile salts कैसे होती है? Bile salts acts as emulsifying agents which interact with the dietary lipids particles and the aqueous duodenal contents, thereby stabilizing the lipid particles as they become smaller and preventing them from coalescing. चूँकि आपके जो आप ट्राइग्लिसराइड्स लेते हो तो आप वो एक मॉलिक्यूल नहीं खाते, आप एक लंप खाओगे, आप एज अ होल फूड खाओगे फैट का. ठीक है, तो वो आपस में जुड़े होते हैं, तो उनको अलहदा करना एक दूसरे से ईच मॉलिक्यूल का, वो एमल्सिफिकेशन की टर्मिनोलॉजी में आता है. तो उसमें जो मेन रोल प्ले करते हैं वो आपके बाइल सॉल्ट्स प्ले करते हैं,
और वो इस चीज़ को भी इंश्योर करते हैं कि आपस में दोबारा से जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के कंपोनेंट्स हैं वो दोबारा से कोएल्साइज ना कर जाएं, दोबारा से वो एक मर्ज ना कर जाएं, उनको अलग अलग ही रखना है। और वो इस तरह रखते हैं कि बाइल सॉल्ट्स के ऊपर एक हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है और एक हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है। जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है बाइल सॉल्ट्स का, वो लिपिड्स के साथ बाइंड कर जाता है, और जो हाइड्रोफिलिक जो एंड होता है आपके बाइल सॉल्ट्स का, वो आपके एक्वस इन्वायरमेंट ऑफ द ड्यूडेनम उसके साथ इंटरेक्ट करता है और इस तरह वो उनको अलहदा कर देता है। तो इस आप डायग्राम में देखें कि बाइल सॉल्ट आपको शो किया है, इस पर जो रेड कलर के मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर ग्रुप्स हैं और वो आउटसाइड ड्यूडेनल साइड पे आपके इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो प्लेन साइड है नॉन पोलर रीजन वो आपके लिपिड्स के साथ अटैच हैं, और यूं इन्होंने एमल्सिफाई कर दिया ईच लिपिड पार्टिकल को। डिग्रेडेशन ऑफ डाइटरी लिपिड्स बाय पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आपके डाइटरी ट्राइसाइलग्लिसराइड्स को डिग्रेड करते हैं, कोलेस्ट्रॉल के एस्टर्स को भी डिग्रेड करेंगे और फॉस्फोलिपिड्स को भी करेंगे। तो जो आपके लिंगुअल लाइपेजेस हैं और गैस्ट्रिक लाइपेजेस सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स पे एक्ट करते हैं, जबकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आपके डाइटरी ट्राइसाइलग्लिसराइड्स पे भी एक्ट करेंगे इन एडिशन टू कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। ट्राइसाइलग्लिसराइड की डिग्रेडेशन कैसे करते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स? तो पैनक्रियाटिक लाइपेज preferentially removes fatty acids at carbon 1 and 3. Very important MCQ. So at which carbon position pancreatic lipase removes it from fatty acids? So it is carbon 1 and 3. And as a result आपके जनरेट होते हैं 2 मोनोअसाइल ग्लिसरॉल जो आपका अल्कोहल होगा और फ्री फैटी एसिड्स। तो यही प्रिकर्सर्स हैं जो आपके ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स भी बनाते हैं। तो मोनोअसाइल ग्लिसरॉल आपका जनरेट होगा एज अ रिजल्ट ऑफ डिग्रेडेशन और आपके फ्री फैटी एसिड्स। ये ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स की एग्जांपल दी है जब पैनक्रियाटिक एंजाइम इस पे एक्ट करेगा। कॉलिपेज का काम है, कॉलिपेज आपका सिक्रिएट होता है पैनक्रियास से, binds the lipase which is the pancreatic lipase as a 1:1 रेशो कि एक पैनक्रियाटिक lipase के साथ एक ही कॉलिपेज इंटरेक्ट करेगा एंड एंकर्स इट एज द लिपिड एक्वस इंटरफेस। तो लिपिड और एक्वस इंटरफेस के ऊपर आपका जो है कॉलिपेज आपका एंकर करेगा पैनक्रियाटिक लाइपेज को, ताकि वो घूमता फिरता ना रहे डूडेनल कंटेंट्स में, वो वहीं पे रहे जहाँ पर आपका लिपिड है। तो वो लिपिड एक्वस इंटरफेस पे कॉलिपेज आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज को बाइंड कर देता है एंड इट रिस्टोर्स द एक्टिविटी टू द लाइपेज। अब कोलेस्ट्रॉल एस्टर की डिग्रेडेशन कैसे करते हैं आपके पैनक्रियाटिक एंजाइम्स? मोस्टली जो डाइटरी आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो फ्री फॉर्म में होता है, नॉन एस्टेरिफाइड फॉर्म में होगा। एस्टेरिफाई का मतलब क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल के साथ अगर फैटी एसिड्स लग जाएं तो वो एस्टेरिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो मोस्टली नॉन एस्टेरिफाइड फॉर्म में होंगे आपके कोलेस्ट्रॉल, जबकि 10 से 15% आपके एस्टेरिफाइड फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो अगर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के फॉर्म में आपने इंजेस्ट किया है तो पैनक्रियाटिक कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज एक एंजाइम है जो कि इसको डिग्रेड करेगा, और वो क्या जनरेट करेगा? कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स। वही दो चीज़ें जिनकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोलेज वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनेगा। तो ईजी होता है, मतलब कि जिस प्रिकर्सर से आपकी जो चीज़ बनती है वो डिग्रेड होके वही चीज़ें बना देती है। तो ईजी याद करना, पैनक्रियाटिक जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज है वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को डिग्रेड करके कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स बना देगा। फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कैसे करते हैं? पैनक्रियाटिक एंजाइम इज रिच इन द प्रो एंजाइम phospholipase A2. Phospholipase A2 removes one fatty acid from carbon 2 of the phospholipid and leaving a lysophospholipid. तो इसमें आपने ये याद रखना है कि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होगा जिसने फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन करवानी है, जिसका नाम फॉस्फोलाइपेज भी है, वो कार्बन 2 से आपका फैटी एसिड को रिमूव करता है। याद हो गया? वो पैनक्रियाटिक एंजाइम जिसने ट्राइसाइलग्लिसराइड की डिग्रेडेशन करवानी है वो कार्बन 1 और 3 से फैटी एसिड को रिमूव करता है। वो पैनक्रियाटिक एंजाइम जिसने फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन करवानी है वो कार्बन 2 से आपका फैटी एसिड रिमूव करेगा और लीव करेगा आपका लाइसोफॉस्फोलिपिड। इट इज़ एक्टिवेटेड बाय
an enzyme known as trypsin which is generated by the small intestine and requires bile salts for optimum activity. सो ये एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है. नीचे से शुरू करें तो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल आपका मोनोअसाइल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में डिग्रेड होगा. फिर आपका फॉस्फोलिपिड आपका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट होगा या लाइसोफॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट होगा. और आपके कोलेस्ट्रॉल के एस्टर्स आपके कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स में डिग्रेड होंगे. सो द कंट्रोल ऑफ लिपिड डाइजेशन कैसे होती है. कोलिकोसिस्टोकाइनिन इज़ अ हार्मोन. तो ये बनता कैसे है. सेल्स इन द म्यूकोजा ऑफ लोअर ड्यूडेनम एंड जेजुनम प्रोड्यूस द स्मॉल पेप्टाइड नोन एज कोलिकोसिस्टोकाइनिन इन द ब्लड. ये ब्लड में बनते हैं, आपके इंटेस्टाइन में सिक्रीट नहीं होते. तो जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एकदम से फैट रिच फूड आता है तो आपका ड्यूडेनम एक ऐसा हार्मोन बनाता है जिसका नाम है कोलिकोसिस्टोकाइनिन और वो हार्मोन आपके ब्लड में रिलीज़ होगा. और इस हार्मोन का काम क्या है, इस स्लाइड में नहीं मेंशन है, ये मैं आपको खुद बता रही हूँ. इस हार्मोन का काम ये होगा कि ये आपके गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा और आपके बाइल सॉल्ट्स रिलीज़ होंगे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बिकॉज आपके गॉल ब्लैडर के अंदर आपका बाइल जूस मौजूद होता है और उस बाइल जूस में आपके बाइल सॉल्ट्स होंगे. तो ये कोलिकोसाइस्टोकिनिन जब आपके डूडेनम बनाता है और ब्लड में जाता है तो ये ब्लड से जाता है आपके गॉल ब्लैडर में और गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपका बाइल जूस रिलीज़ होगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में. एंड इन एडिशन टू दैट ये पैनक्रियाटिक जूस भी बनाएगा ताकि आपके पैनक्रियाज के अंदर एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ हों आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. कोलिकोसिस्टोकाइनिन in response to the presence of lipids and partially digested proteins enter the regions of the upper small intestine. तो कोलिकोसिस्टोकाइनिन तब बनता है जब आपके लिपिड्स और पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन्स आपके अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे और फिर कोलिकोसिस्टोकाइनिन इज मेड बाय द duodenum and it is released into the blood and then it causes the functions that I've told you. तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ गेम कर रही हूँ. जिसने मेरा लेक्चर सुना होगा ना उसको कोलिकोसिस्टोकाइनिन का फंक्शन याद होगा. और अगर मैं ये बात आपसे पूछ लूँगी आपके फाइनल एग्ज़ाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, सो कोई भी बच्चा मुझे ये ना कहे कि मैम आपने हमें ये बात नहीं बताई. ये बात मैं आपको खुद बता रही हूँ और ये मैं इंश्योर करूँगी यहाँ से कि किसने मेरा लेक्चर सुना है और किसने नहीं सुना. अब सेक्रेटिन का काम क्या है कि सेक्रेटिन इज रिलीज्ड बाय इंटेस्टाइनल सेल्स इनटू द ब्लड व्हेन फैटी रिच फूड कम्स इनटू द ड्यूडेनम. तो ये हार्मोन्स की बात हो रही है. इट इज़ अ स्मॉल पेप्टाइड हार्मोन. तो सेक्रेटिन का काम क्या होता है कि ये पैनक्रियाज और लिवर से कहेगा कि ये एक बाइकार्बोनेट रिच सोल्यूशन जिसे कहते हैं रिलीज़ करवाएं टू न्यूट्रलाइज द पीएच ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट्स. तो जैसे ही आपके डूडेनम के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली स्टमक के अंदर आपके एसिडिक कंटेंट्स होते हैं, तो जब वो एसिडिक कंटेंट्स आपके आते हैं आपके ड्यूडेनम के अंदर तो आपका ड्यूडेनम और जेजुनम जो भी आपका अपर इंटेस्टाइन है आपका सेंस कर लेता है कि मेरे अंदर एसिडिक कंटेंट्स आ रहे हैं. तो आपके ड्यूडेनम सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं सेक्रेटिन. तो सेक्रेटिन हार्मोन आपका सिक्रीट होता है ब्लड में. याद रखिए कि हार्मोन इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ नहीं होता, ये एंजाइम नहीं है. हार्मोन्स आपके ब्लड में रिलीज़ होंगे जैसे CCK भी आपके ब्लड में रिलीज़ होगा. तो सेक्रेटिन in response to the fatty food and the gastric acidic food will be released by the duodenum into the blood and ब्लड के थ्रू ये ट्रैवल करेगा आपके पैनक्रियाज में और लिवर में और वहाँ ही कहेगा उन्हें जाके कि बाइकार्बोनेट रिच कंटेंट्स निकालें ताकि इस एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज किया जा सके. सो ये सारा कंट्रोल आपको डाइजेशन का दिखाया है ना शॉर्ट वे. अब बात होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स बाय इंटेस्टिनल म्यूकोजल सेल जिसको एंटेरोसाइट्स भी कहते हैं. इंटेस्टिनल सेल्स को आप एंटेरोसाइट्स भी कहते हैं. तो जो आपके डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स होते हैं बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, ये डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स आपके जनरेट होते हैं जिनमें फ्री फैटी एसिड्स, फ्री कोलेस्ट्रॉल, 2 मोनोअसाइल ग्लिसरॉल जो कि आपके ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की डिग्रेडेशन से रिलीज होंगे, आर द प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ लिपिड डाइजेशन इन द जेजुनम. तो ये आपके डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं.